किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन के भांति आज भी एक नए विषय को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं, जिससे कि आपके खेत खलिहान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिलेगा। जी हाँ, कहते हैं समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ज़िंदगी में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारी खेती पद्धति में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो परंपरागत खेती हो या फिर खेती से संबंधित कोई भी कार्य हो। किसान भाइयों, वर्तमान विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारी परंपरागत जो खेती है उसमें उतना ज़्यादा मुनाफा हमें नहीं मिल पा रहा है। कारण बहुत सारे हैं, सवाल हमें मिल नहीं पा रहे हैं, और जवाब अगर हम उनके ढूंढते हैं तो सवालों को हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमें बताते हैं। अब क्या क्या हमें करना है, इन तमाम जानकारियों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज भी एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिससे कि हम हमारी खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, हमें जवाब मिलता है कि हमें खेती से संबंधित जो उद्योग हैं उनको करना चाहिए, या जो खेती पे आधारित रहते हैं उनको हमें करना चाहिए, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, या और भी बहुत सारे उद्योग हैं। जी हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य उद्योग के बारे में। मत्स्य उद्योग क्या है, कैसे हमें करना है, इससे मुनाफा कैसे कमाएंगे, ये तमाम जानकारियों के बारे में हम आज बात करेंगे। और इन जानकारियों को हमारे साथ साझा करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे वैज्ञानिक, जो कि हैं डॉक्टर लक्ष्मी जी, मत्स्य वैज्ञानिक हैं केवी के देवास से। जी हाँ मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब हम मत्स्य जो हमारा जो विषय है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मछली पालन होता है, तो मछली पालन को शुरुआत कैसे करते हैं, और प्रारंभ में किसान भाइयों क्या क्या मतलब जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या करना चाहिए? जब भी हम मत्स्य पालन की बात करते हैं तो सबसे पहले कि हमें तालाब की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर हम तालाब की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो हम निश्चित ही उसमें मछली उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। उसके लिए एक हमारे पास तालाब होना चाहिए जिसमें उसमें ज़्यादा समय के लिए पानी भरा रहना चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसा तालाब हो जहाँ पे पानी ठहराव जो है वो ज़्यादा समय के लिए। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि मिट्टी में कंकड़ पत्थर होते हैं, मुरम वाली ज़मीन होती है, तो उसमें हम लोग पॉलीथीन लाइनिंग करते हैं और उसके ऊपर 1 फीट की मिट्टी बिछाते हैं। फिर उसके बाद पानी भर के हम ज़्यादा समय के लिए पानी रख के मछली का उत्पादन कर सकते हैं उसमें। जी, तो ये तो था हमारा तालाब किस तरीके से हम बनाते हैं। अब मैम, जो तालाब में बीज डालते हैं, जो मछलियों का बीज डालते हैं, वो कब डालते हैं, समय क्या होता है, और क्या क्या सावधानियां क्या होती हैं उस समय? जो मछली का बीज वैसे तो हम कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो अक्सर जो हमारे मछलियों का बीज मिलता है वो बरसात के समय में मिलता है, क्योंकि उसी समय बीज उत्पादन का समय होता है। और बीज डालने के लिए सबसे पहले जो हम जिसमें पैकिंग कर रहे हैं वो इस तरह का हो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा समय के लिए भरी रहे। और जब भी हम अपने तालाब में बीज का संचय करते हैं तो जो पैकिंग मटेरियल है उसको हम तालाब के पानी में कुछ देर तक डुबो के रखते हैं, जिससे कि जो पैकिंग में पानी का तापमान है और हमारे तालाब के पानी का जो तापमान है वो एक सा हो जाए। उसके बाद हम कुछ देर के बाद ही उस पैकेट को खोल के तालाब में बीज का संचय करते हैं। और ख़ास करके जो बीज का संचय अगर हम सुबह के समय में करें तो सबसे उपयुक्त समय रहता है संचय करने का। और जो हम बीज लेके आ रहे हैं उसको हम कम से कम हाथ लगाएं, जिससे कि इन्फेक्शन का चांस ना रहे, और जो हमारे बीज है उसकी जो मोर्टिलिटी है वो कम से कम हो। जी, तो किस तरीके से बीज डालना है इसके बारे में हमने जाना। मैम, कोई भी काम करने से पहले हम ये सुनते हैं कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो प्रारंभ का ये प्रश्न है ये कि प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है और किस तरीके से हमें इसे सीखना है? जो प्रशिक्षण के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें समय समय पे हम लोग, जैसे कि बीज उत्पादन का जब समय होता है बारिश का, उस समय बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देते हैं। बीज संचय के टाइम में बीज संचय का, तो और जैसे रंगीन मछलियों के पालन के लिए या उनके रखरखाव के लिए किस तरह से रखें, तो इससे संबंधित जो सारे प्रशिक्षण हैं आप कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, एक और प्रश्न मेरी तरफ से मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर, किसान भाइयों को मत्स्य पालन जो व्यवसाय है उसको
क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों ज़रूरी है कि भाई किसान भाई ये करना चाहें, क्या इसमें मुनाफा, कितना मुनाफा हो सकता है इसमें? जो ये अगर आप देखें जो मछली पालन है वो हमारे कृषि उत्पादन में काफ़ी सहयोग करता है जीडीपी में। और आप देखेंगे कि जो मत्स्य उत्पादन है आजकल की जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि बायोफ्लॉक हो गया, आरएस सिस्टम हो गया, ये पॉलीथीन में बनाए गए सिस्टम होते हैं और इसमें कम पानी में कम जगह में अधिक से अधिक हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। और आजकल ऐसी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं मछली की जो कि हम कम समय में पाल के बहुत अधिक मुनाफा इससे कमा सकते हैं। बिल्कुल, प्रजातियों की बात कर लें हम तो प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं जो हमारे किसान भाई प्राथमिकता से चुने? जैसे कि पहले हम लोग जो हमारे भारतीय मूल की मछलियां थी जैसे रोहू, कतला, नरेन, इनको हम पालते थे। और विदेशी मूल की मछलियां जैसे कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प थी, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से कच्चे तालाब में पाल लेते थे। इसके साथ साथ हम लोग जो बहुत मूल्यवान जो प्रजातियां हैं मछली की, जैसे कि पंगास हो गई, कवई हो गई, मांगुर हो गई, जो कि हमारे मार्केट में इनका जो दाम है बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसको हम अगर पालेंगे अपने तालाब में या अपने सिस्टम में तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमें कम समय में मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये मछलियों की प्रजातियां थीं। जैसे कि हमारी फसल हम चुनते हैं तो फसल में भी जो हमारी जो किस्में होती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे ही अगर हम मत्स्य पालन करते हैं तो हमें कौन कौन सी मछलियाँ का जो बीज होता है वो हमें डालना चाहिए, ये हमने जाना। मैम, इसमें खाद उर्वरक भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है? हाँ, मत्स्य पालन में जैसे हम लोग कृषि करते हैं उसमें उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह हमारे तालाब में जो है उर्वरकों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो उसमें प्राकृतिक भोजन होता है, वैसे हम लोग बाहर से भोजन डालते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक भोजन होता है जिसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं, प्लवक बोलते हैं, वो अगर हम उर्वरक डालते हैं जैसे कि गोबर की खाद है, उसका हम अगर प्रयोग करते हैं तो वो जो उर्वरक होते हैं हमारी जो मछलियों के बीज होते हैं उनके खाने के लिए उपयुक्त होता है, वो अच्छे से उसमें पैदा हो जाते हैं। और इसी के 15 दिन के बाद हम चूने का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारा पानी है उसका पीएच उपयुक्त बना रहे और हमारी मछलियों को उससे नुकसान ना हो। तो ये जो चूना है हम वो 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और इससे क्या है कि हमारी जो बीमारियां हैं मछली के तालाब में होने के, उसकी भी संभावनाएं कम रहती हैं। एक और प्रश्न मुझे यहाँ पर ध्यान में आता है मैम, जैसे कोई भी काम करते हैं सरकार बहुत मदद करती है, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक के रूप में आकर करते हैं या फिर योजनाओं के रूप में करते हैं, तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं कौन कौन सी, मतलब जो प्राथमिकता से अगर किसान भाई देखते हैं शुरू में उन्हें मदद होती है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आजकल आपने सुना होगा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो हमारे जो मछली के जो व्यवसाय है उसमें विभिन्न आयामों पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो उस पे योजनाओं के माध्यम से हमको लोन दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो उसका हम प्रयोग करके जैसे कि तालाब खुदवाना है उसमें, या पॉलीथीन लाइनिंग करवानी है, या बायोफ्लॉक सिस्टम हमको बनवाना है, आरएस सिस्टम बनाना है, उसमें कई माध्यमों से हमको योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो इस योजना का लाभ लेके किसान भाई अपने मछली पालन के व्यवसाय को और आगे मुनाफा पाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, मत्स्य पालन उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, व्यवसाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मत्स्य पालन व्यवसाय के बारे में और हमारे साथ इस चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मी जी, जो कि मत्स्य वैज्ञानिक हैं केवी के देवास से। और बहुत सारी जानकारियां जो है मत्स्य व्यवसाय के बारे में हम जान रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारियों के बारे में हम जानते हैं। मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मछलियों के लिए उर्वरक की बात कर रहे थे। अब भोजन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो मछलियों के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और किस तरीके से हमें उन्हें देना चाहिए भोजन? जो मछली पालन है व्यवसाय, उसमें भोजन जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अगर हम उसको भोजन देते हैं तो वो उसकी बढ़वाड़ बहुत अच्छी मिलती है। तो इसके लिए जो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी कि कौन सी प्रजाति की मछली का हमने प्रयोग अपने तालाब में किया है। जैसे कि रोहू, कतला, नरेन, इस तरह की प्रजातियां हैं हमारी, तो उनको हम खली दे सकते हैं, जैसे कि सरसों की खली, मूंगफली की खली, सरसों वो सोयाबीन की खली, और साथ में चावल की चूरी, चावल का कना, इसको एक एक अनुपात में मिला के हम इसका प्रयोग अपने तालाब में करते हैं। और साथ में फिश मील, जो कि 10 से 15% मिला के हम इसको फीड बना के बॉल के आकार के बना सकते हैं, तो उसको हम तालाब में डालते हैं। इसके साथ साथ जो मांसाहारी मछलियां हैं, जैसे कि पंगास हो गई, मांगुर हो गई, इसके लिए हम लोग हाईली प्रोटीनियस जो फूड होता है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, उसका हम प्रयोग अगर इन मछलियों के लिए करें तो इनकी बढ़वाड़ बहुत अच्छी रहती है और हमको कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन और उनका वजन प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। एक और समस्या है जो हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है, हम खुद देखते हैं कि जैसे तालाब बनते हैं तो उसमें तालाब गंदे भी होते हैं, सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो तालाब में जो हरी काई, जो शैवाल हो जाती है, उसको किस तरीके से निपटा जाए या सफाई की जाए? जो शैवाल की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे तालाबों में, क्योंकि हम भोजन भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ उर्वरक भी प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर इनकी मात्रा बहुतायत में हो जाती है तो इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। जैसे हरे रंग की काई आ जाती है, शैवाल हो जाते हैं। तो इसको क्या करें हम लोग कि जो फ्राई नेट होते हैं, छोटे आकार के जो जाल के होते हैं, उनको हम चला के इनको निकाल सकते हैं या कपड़े के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में है अगर ये, तो हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट भी डालते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो हम जो जैविक उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन कार्प मछली है, सिल्वर कार्प मछली है, ये जो शैवाल है, काई है, इसको खा लेती है। अगर हम इनकी संख्या बढ़ा दें उस तालाब में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं और इनको समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। और इसके बाद में एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है मैम, जैसे कि मछलियों के रोग का अगर हम इलाज करें मैम, रोग बहुत जटिल समस्या है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई क्या करेंगे? जो मछलियों में खास करके जैसे रोगों की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे कि कभी कभी हमारा पूरा जो मछली का उत्पादन है खत्म हो जाता है, तो उसके लिए अगर हम पहले से सावधानी रखें, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल है जो पानी में, वो हम मेंटेन करके रखें और साफ पानी ही अपने तालाब में अगर छोड़ें, और साथ साथ में चूने का प्रयोग हर 1 महीने के 30 दिन के अंतराल में
अगर हम चूने का प्रयोग करते हैं अपने तालाब में तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया, कवक होते हैं, फंजाई हो जाते हैं, वो उनको नष्ट कर सकते हैं। और इस तरह से साफ़ पानी के द्वारा जो हम उसमें वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं अपने तालाब में, जैसे कि नेट हो गया, कई तरह के उपकरण हो गए, वो अगर हम डिसइंफेक्ट करके और अच्छे से धूप में सुखा के उनका प्रयोग हम अपने तालाब में करें तो इन सब से छुटकारा हम आसानी से पा सकते हैं। मैम एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन सा समन्वित जो मत्स्य पालन है वो उपयुक्त होता है? वैसे तो जो मत्स्य पालन है सारे ही समन्वय, अगर मछली के साथ और भी विधाएं जो हैं कृषि की अगर उसको किया जाए तो अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन जैसे साथ में इसके किया जाए, जैसे बत्तख से मत्स्य पालन है, हॉर्टिकल्चर से मत्स्य पालन है, अगर इनको हम करते हैं तो हमको जो है लाभ वो कई गुना तक मिल जाता है मछली के साथ साथ। जी मैम, एक और चीज़ है, जैसे हमने हमारी तालाब को तैयार किया, मछलियों के बीज डाले, रोग से बचाया, उसमें जो शैवाल हरिकाई है उसको साफ़ किया, तो ये तमाम जो हमारे प्रयास थे हमने किए। अब ऐसी कौन सी मछली प्रजाति होती है जो कि जल्दी बढ़ती है और मार्केट में जल्दी आती है, जिससे मुनाफा जल्दी मिलता है? जैसे कि बताया कि मैंने जो आजकल नई प्रजातियां आ गई हैं, जैसे पंगास हो गई, तिलापिया हो गई, कवई हो गई और मांगुर हो गई, इनको हम कम समय में अधिक बढ़वार लेके और जो इनका मार्केट साइज प्राप्त हो जाता है उससे हम इनका जो दाम है मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर हम इन प्रजातियों का उपयोग अपने तालाब में करें या जो हमारा सिस्टम है तरह तरह के, अगर उनमें हम करें तो कम समय में हम लोग ज़्यादा मुनाफा इससे ले सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये जो हम जानते हैं इसके बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, और आज हमारी जानकारी जो है अपडेट है। अगर जो भी हम जो किसान भाई इसे करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वैसे भी हमें परंपरागत खेती से हटकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैम आखिर में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर कोई मत्स्य पालन करना चाहता है तो वो क्या करे शुरुआत से और आखिर तक, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखे? संक्षिप्त में हम ये जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा तालाब है हम किस सिस्टम पे जाना चाहते हैं या कौन सी मछली हम पालना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान दें कि हमें तालाब में पालनी है। जो बायोफ्लॉक या जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीकियाँ आई हैं, किससे हमें पालना है अपने मत्स्य पालन में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। और साथ साथ हमको भोज्य पदार्थ किस तरह से देना है। अगर प्रोटीन युक्त अच्छा भोज्य पदार्थ हम देंगे तो जो हमारी मछलियों की बढ़वार है वो भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी हमको, और कम समय में अधिक आमदनी हम कमा सकते हैं। और साथ साथ जब भी हम इसका जो विपणन करें या मार्केटिंग करें तो इस तरह से करें कि जो हमारे मछली का जो दाम है वो हमें ज़्यादा अच्छा मिले। तो इस सब चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो अधिक से अधिक हम लोग लाभ इसमें कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो अधिक से अधिक लाभ हम कमा सकते हैं और इसी के लिए हम पूरा जो हमारा खेती का पद्धति है वो हम अपनाते हैं। तो ये हमारी थी आज का विषय, मछली पालन व्यवसाय। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि, छात्राओं को बताया पोषण का महत्व, गेहूं की कटाई में आवश्यक सावधानी, आम को मिलीबग से बचाएं और गहरी जुताई से फसल अवशेषों को दबाएं किसान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवात का असर दिखा। तेज हवाओं के साथ कई जगह गरज चमक के साथ बारिश हुई। सागर, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, गुना, हरदा सहित कई जिलों में तेज आंधी चली और बारिश के साथ ओले गिरे। ओले बारिश की वजह से गेहूं, चने सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ। कई स्थानों पर खड़ी फसल गिर गई। बारिश की वजह से हरदा में गेहूं, चने की फसल को नुकसान हुआ। वहीं बासोदा में ओले गिरने से खड़ी फसल खराब हो गई। बेमौसम हुई बारिश से खेतों में कटी रखी एवं खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। विदिशा जिले में शमशाबाद, कुरबाई, नटेरन आदि से लगे गाँवों में ओले बारिश से 20 से ज़्यादा गाँवों की फसल को नुकसान पहुँचा है। ओले बारिश का सब्जियों के साथ साथ आम के बोर पर भी असर पड़ेगा। तेज आंधी चलने से बोर भी गिर सकते हैं। कृषि महाविद्यालय ग्वालियर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा महाविद्यालय के कन्या छात्रावास में आज निवासरत छात्राओं तथा
कर्मचारियों के बीच पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को उम्र के अनुसार दैनिक आहार में मौसमी सब्जियां एवं फलों को उपयोग करने के बारे में जागरूकता प्रदान की गई। रासेयो प्रभारी डॉक्टर शोभना गुप्ता ने बताया कि छात्रावास की पोषण वाटिका में सब्जियों के पौधरोपण का कार्य भी किया गया ताकि उन्हें प्रतिदिन सुगमता से पौष्टिक सब्जियां प्राप्त हो सकें। इस अवसर पर सपना पांडे, डॉक्टर रजनी सासोड़े, डॉक्टर अमिता शर्मा, डॉक्टर प्रगति का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस समय किसान भाई गेहूं की कटाई में अत्यधिक व्यस्त हैं। फसल पकने के तुरंत बाद गेहूं की कटाई कर लेना चाहिए, अन्यथा दाना छिटक कर गिरने से हानि की संभावना अधिक होती है। गेहूं की कटाई उस समय उपयुक्त होती है जब दानों में 20% नमी रह जाती है। समय से कटाई करने पर उपज 5 से 10% अधिक आती है। यदि फसल ज़्यादा क्षेत्रफल में हो तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करना चाहिए। इससे कटाई एवं गहाई दोनों एक साथ हो जाती है। यदि कंबाइन हार्वेस्टर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तब ट्रैक्टर चलित कटाई मशीन का उपयोग करना लाभदायक रहता है। कटी फसल को पूला बनाकर 4 से 5 दिन के लिए खेत में सुखाते हैं। अच्छी तरह सूख जाने पर गहाई करते हैं। यदि गहाई करना चाहिए तो पानी गिरने की स्थिति में तो फसल को प्लास्टिक अथवा पॉलीथिन से ढक देना चाहिए। आम को मिलीबग से बचाएं किसान। आम की फसल को मिलीबग या चेम्पा से अत्यधिक नुकसान होता है। यह कीट प्रारंभिक अवस्था में लाल तथा बाद में भूरा होकर धीरे धीरे सफ़ेद रंग के आवरण से ढक जाता है। यह रुई के समान दिखता है। इस कीट के प्रौढ़ तथा मादा शिशु झुंडों में आम की मुलायम टहनियों, पत्तियों, पुष्पक्रम तथा छोटे फलों के डंठल पर फरवरी से मई तक चिपके रहते हैं और इन भागों से रस चूसते हैं। साथ ही यह मधुरस विसर्जित करता है। इससे प्रभावित भागों पर काली फफूंदी रोग फैल जाता है। इस कीट के द्वारा फूलों, पत्तियों से रस चूसे जाने से पौधे व पुष्पांग कमजोर हो जाते हैं और फलस्वरूप फल उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। इसके नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच द्वारा आम के तना छेदक प्रौढ़ कीटों को आकर्षित कर नष्ट करें। फलों की मक्खी से प्रभावित फलों को इकट्ठा कर जला दें। उक्त कीटों का आक्रमण पौधे पर दिखाई दे तो प्रोफेनोफास 40 EC या साइपरमेथ्रिन 4 EC को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर मात्रा पानी में घोल बनाकर रस चूसक कीटों हेतु छिड़काव 2 बार 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कराकर फसल अवशेषों को खेत में दबाना ही लाभदायक पाया गया है। जैसे ही हम गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में गहराई पर दब जाते हैं, जो बाद में विघटित होकर फसल उपयोग में बदल जाते हैं। इससे जमीन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़कर मृदा की उर्वरा शक्ति पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गहरी जुताई वाले यंत्रों से गहरी जुताई कराकर पिछली फसल के अवशेष का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।